हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू EWA इंग्लिश विथ अजय। आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से EWA में स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, और उसमें हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बनाने के क्या रूल्स होते हैं। सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर आए हैं, और आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे, इनको बनाने के क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहले हम जाने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी वर्तमान लगातार काल, यानी वर्तमान समय में किसी कार्य का लगातार होना पाया जाता है या दिखाया जाता है। तो जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होंगे, उन वाक्यों से किसी कार्य का यानी लगातार जारी होना है। यानी कहने का अर्थ क्या है कि वर्तमान समय में कोई कार्य चालू होकर वह कंटिन्यू चल रहा है। इस चीज को दिखाने का कार्य कौन करता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कई नामों से जानते हैं। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं, इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं, और इसी को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों नाम जो है एक ही का है। तो अब आइए हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे पहचानने के लिए आपको हम कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, उसको ध्यान रखना है। कर रहा है मुख्य क्रिया के बाद, यानी हिंदी के वाक्यों में की अगर बात करें तो उसमें देखेंगे जो मुख्य क्रिया होगा उस क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द आता है तथा कार्य का लगातार जारी होना पाया जाता है। तो आप इसको कैसे पहचानेंगे, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ वाक्य लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। जैसे वह छत पर चढ़ रहा है, वह छत पर चढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि वह छत पर चढ़ रहा है। तो देखिए प्रेजेंट टेंस, कल भी क्लास में जो हम क्लास लिए तो उसमें बताए थे कि प्रेजेंट टेंस के वाक्यों के अंत में जो है, हूं, हो इत्यादि शब्द आते हैं। तो यह बता दिया आपको क्या है, प्रेजेंट टेंस है। और इससे जस्ट पहले जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए रहा, रही, रहे, यानी रहा, रही, रहे किस टेंस में आता है? तो कंटिन्यूअस टेंस में आता है। यानी जितने भी कंटिन्यूअस होते हैं सब में रहा, रही आता है। तो अब इसी के जस्ट पहले देखेंगे क्रिया, इसमें क्या कर रहा है? मुख्य क्रिया के बाद। तो यहाँ देखिए क्रिया क्या हो रही है, यानी छत पर चढ़ने का कार्य हो रहा है। चढ़, यहाँ पे चढ़ना क्या है? क्रिया है। और इस क्रिया के जस्ट बाद रहा आया है, कर रहा है, क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं शब्द आता है। तो यहाँ पे देखिए यानी क्रिया प्लस रहा, रही, रहे प्लस है, हूं, हो में से आया है। तो इस तरह से हम किसी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को पहचान सकते हैं। जब हमें पहचानना आ जाएगा तो फिर इन्हें बनाने के लिए जो रूल्स होंगे उस रूल को अप्लाई करेंगे, और हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य जो है यानी इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम पहचानना सीख गए कि कैसे पहचानना है। एक वाक्य और ले लेते हैं, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या काम हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है। क्रिया के बाद रहा, रही, रहे में से आया है, और उसके बाद है, हूं, हो में से आया है। तो ये भी क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो उम्मीद है कि अब आप लोग किसी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को बड़ी आसानी से पहचान लेंगे। तो चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें इस्तेमाल होने वाले सहायक क्रिया की बात कर लें, ठीक है, और उसके रूल एंड रेगुलेशन की बात कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना क्या है कि इस टेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया क्या यूज होगा, उस चीज को हम देखेंगे। तो इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज किया जाएगा?
तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको इज, एम और आर का प्रयोग होगा। और जो आपका मेन वर्ब होगा यानी मुख्य क्रिया जो होगी, मेन वर्ब जो होगा उस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, तो एम वी फोर। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि एम वी फोर बराबर क्या होता है, जब किसी वर्ब में आई एन जी जोड़ देते हैं तो किसी क्रिया के अंत में अगर क्या जुड़ता है, आई एन जी वाला फॉर्म भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यह क्रिया का चौथे रूप में यानी बदल जाता है। तो आपने 3 रूप पढ़ा है, चौथा ये हो गया, पांचवा इससे पहले वाले क्लास में वो पढ़े थे। तो देखिए इसमें क्या होगा कि सहायक क्रिया के रूप में इज, एम, आर का प्रयोग होगा और क्रिया जो होगी चौथे फॉर्म में यानी एम बी फॉर्म में यानी वर्ब प्लस आई एन जी वाले फॉर्म में होगी। तो इसको आईएनजी वाला फॉर्म भी कहते हैं। क्रिया के अंत में आपको क्या जोड़ना होता है, आईएनजी जोड़ देना होता है। तो यहाँ पे देखिए अब इज का प्रयोग किसके साथ होगा, एम का और आर का आपको पता ही है। तो चलिए इसको लिख देते हैं, इसको भी एक बार कि किसके साथ क्या प्रयोग होगा। तो देखिए जो आपका आई है यानी आई के साथ आपको पता है कि एम का प्रयोग होगा और उसके बाद इज का प्रयोग तो ही, सी, इट और जो भी सिंगुलर नाउन होंगे उनके साथ किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा। और इसका बच गया क्या, वी, यू, दे और जो भी आपके प्लूरल नाउन होंगे यानी इनके साथ किसका प्रयोग होगा, आर का। तो यहाँ पे आप देख लिए कि आई के साथ एम का प्रयोग, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग। यानी ये किस रूप में प्रयोग होंगे, यानी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होंगे। किसके रूप में प्रयोग होंगे, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होंगे। तो यहाँ पे आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब आपको क्लियर हो गया, इज किसके साथ प्रयोग होगा, एम किसके साथ प्रयोग होगा और आर किसके साथ प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि 4 प्रकार के जो सेंटेंस हैं, चारों प्रकार के सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे, उनके स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो सबसे पहले इसी क्रम में हम अफर्मेटिव सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, यानी सकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले सकारात्मक वाक्यों को कैसे हमें बनाना है, उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। वाक्य की संरचना यानी वाक्य कैसे लिखा जाएगा उस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए अंग्रेजी के वाक्यों में सबसे पहले आपको पता है कि किसको लिखा जाएगा, सब्जेक्ट को लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में क्या यूज हो रहा है, इज, एम और आर का प्रयोग होगा। और इसके बाद मुख्य क्रिया आती है। तो मुख्य क्रिया जो है किस फॉर्म में होगी, यानी चौथे फॉर्म में यानी आईएनजी वाले फॉर्म में। अब इसके बाद आपको लिखना है क्या, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है कॉम्प्लीमेंट। तो आप देखेंगे कि इस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो इससे पहले वाले क्लास में हम आपको बताए थे कि सब्जेक्ट को कैसे ढूंढते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढते हैं, ये सारी चीजें आपको पिछले क्लास में बताए थे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स लेते हैं और उनको फिर ट्रांसलेट करते हैं, देखते हैं कि कैसे इनको ट्रांसलेट किया जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैं कक्षा में
अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको कि किसी भी हिंदी के वाक्यों को पहचानना कि यह हिंदी का वाक्य किस टेंस से संबंध रख रहा है। तो आपको इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान बताए थे और अब जो है हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस के भी पहचान को जान चुके हैं। तो अब आप पहचान सकते हैं, देखिए है हूँ वो प्रेजेंट टेंस और रहा रही कंटीन्यूअस। ठीक है, तो क्रिया के बाद रहा रही और प्लस है हूँ हो आता है तो यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। लेकिन अब देखिए इसी में थोड़ा सा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसको भी इसमें थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि उसमें भी सिमिलरिटी होती है, यानी उस तरह के वाक्यों में भी इतना पहचान आपको मिलेगा। लेकिन जो परफेक्ट कंटीन्यूअस होते हैं उनमें कार्य होने का यानी कार्य शुरू होने का एक समय दिया होता है और जो केवल कंटीन्यूअस होगा उसमें कार्य होने का कोई समय नहीं दिया होता है। तो दोनों में ये अंतर है। लेकिन दोनों में देखेंगे तो क्रिया के बाद रहा रही रहे और उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो है हूँ हो आएगा। तो अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम देखेंगे इसमें कौन जो है करता है यानी सब्जेक्ट है। तो आपको मैंने बताया था क्रिया से पहले प्रश्न करना है किससे, कौन से। तो कौन पढ़ा रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम इसको सब्जेक्ट को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं के लिए आई। अब इसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब लगाना है, या तो ईच एम और आर में से कोई एक लगेगा। तो आपको पता है कि आई के साथ किसका प्रयोग होना है, एम का प्रयोग होना है। तो क्या हो जाएगा आई एम। अब इसके बाद क्रिया का चौथा फॉर्म आपको बताए हैं क्या होता है, वर्ब में आईएनजी जोड़ने से चौथा फॉर्म बनता है। तो यहाँ पढ़ाना, पढ़ाना का आपको पता है टीच, और टीच में क्या जोड़ना है आपको आईएनजी। तो आई एम टीचिंग। अब क्रिया के बाद आपको क्या लिखना है, यानी कर्म यानी ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपको बताए थे इस क्रिया से पहले क्या से या किसको से प्रश्न कर लीजिए। तो क्या पढ़ा रहा हूं, तो इस वाक्य को पढ़िए, मैं कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो क्या पढ़ा रहा हूं, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले आप लिख लीजिए यानी इंग्लिश। तो आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है, कक्षा में। तो इन द क्लास, फुल स्टॉप। तो कह रहा है कि आई एम टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि किसी भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब का और क्रिया के फॉर्म का, और स्ट्रक्चर के अनुसार आपको रखते जाना है और आपका वह वाक्य क्या होगा, यानी ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, चलिए। जैसे वह एक पतंग उड़ा रहा है, वह एक पतंग उड़ा रहा है। तो यहाँ देखिए क्या है, रहा रही के बाद है हूँ यानी प्रेजेंट, रहा रही कंटिन्यूअस, क्रिया के बाद रहा रही, उसके बाद है हूँ हो। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और किस प्रकार का वाक्य है, व्हाट काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो आपको पता है कि यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे पता ही है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ईच एम आर में से कोई एक, उस बाद क्रिया का चौथा फॉर्म ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो यहाँ पे देखिए करता क्या है, कौन उड़ा रहा है, तो वह आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो वह के लिए हम ही का इस्तेमाल किए। अब ही के साथ क्या लगना है आपको, तो ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ इच का प्रयोग होना है। तो ही इच। अब यहाँ पे देखिए क्रिया क्या है, उड़ाना। तो फ्लाई हो जाएगा क्या, फ्लाइंग, आईएनजी इसमें जोड़ देंगे। अब क्या उड़ा रहा है, क्या ऑब्जेक्ट क्या है, हमने क्रिया लिख लिया, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो पतंग, तो ए काइट। तो क्या हो गया, वह एक पतंग उड़ा रहा है। तो ही इज फ्लाइंग अ काइट।
तो यहाँ पे आप इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों को बड़े आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहले पहचान का, फिर सहायक क्रिया का और क्रिया के फॉर्म का, कि क्रिया का कौन सा फॉर्म यहाँ पे यूज होगा। और मैंने आपको बता दिया सहायक क्रिया के रूप में जो इज, एम, आर है, किन किन सब्जेक्ट के साथ या नाउन या प्रोनाउन के साथ और किसका प्रयोग होगा। तो अब अफर्मेटिव के बाद हम आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। तो चलिए निगेटिव सेंटेंस को हम बनाते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए देखिए, जो आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सेम वही स्ट्रक्चर आपके निगेटिव में भी अप्लाई होगा। बस थोड़ा सा अंतर है कि सहायक क्रिया के बाद जो है एडवर्ब ऑफ निगेशन यानी नकारात्मक शब्द का समावेश हो जाएगा। तो देखेंगे निगेटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, उसको कैसे हम बनाएंगे, इस चीज को हम देखते हैं। तो अब स्ट्रक्चर तो आप खुद बना सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे भी लिख देते हैं ताकि ये बनाने में आसानी हो। सॉरी, यहाँ पे हम देखेंगे पहले हेडिंग डाल लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस तो हम इससे पहले वाले क्लास में बताए थे आपको कि निगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिसमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया हो, जैसे कि नहीं है, कभी नहीं है, मत है, कभी मत है, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग इस तरह के वाक्य में किए जाते हैं। तो सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसका स्ट्रक्चर यानी एक तरह से स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, नक्शा समझ लीजिए कि जैसे आप घर बनवाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले नक्शा बनवाया जाता है कि कहाँ पे क्या चीज होगा। तो वैसे ही यह वाक्य का क्या है, एक तरह से मैप है, नक्शा है कि कौन सा शब्द कहाँ पे होगा, यानी आपका जो नाउन है या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है वह कहाँ पे होगा। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट, इन सब का एक सीरीज बना दिया गया है कि कौन कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कौन कहाँ पे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले, और सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। और हेल्पिंग वर्ब आप ऊपर देख ही रहे हैं, इज, एम और आर में से कोई एक। इसके बाद आपको क्रिया निगेटिव सेंटेंस है, इसके बाद आपको एडवर्ब ऑफ निगेशन यानी नॉट का इस्तेमाल करना है। और क्रिया आपका जो है आईएनजी वाले फॉर्म में यानी चौथे फॉर्म में होगी। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको क्या लगा देना है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को शॉर्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया है। देखिए बहुत इजी है, आप अफर्मेटिव में यहाँ तक तो लिखे थे, केवल नॉट यहाँ पे बढ़ गया, यानी यहाँ पे क्या अंतर आया है दोनों के स्ट्रक्चर में, यानी जो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है इसके जस्ट बाद हमने क्या किया है, केवल नॉट को बढ़ा दिया है। तो नॉट यहाँ पे बढ़ गया है, तो यानी अफर्मेटिव वाला जो स्ट्रक्चर है सीधे वह निगेटिव में बदल गया है। तो ज्यादा कोई अंतर इसमें नहीं है। तो आप जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे थे सेम वैसे ही आपको क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस को भी ट्रांसलेट करना है। बस आपको ध्यान देना है कि इज, एम, आर के बाद आपको नकारात्मक शब्द यानी एडवर्ब ऑफ नेगेशन का इस्तेमाल यानी नॉट का इस्तेमाल करना है। तो चलिए इसमें भी एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। जैसे तुम्हारा भाई आम तोड़ने बागीचे में नहीं जा रहा है। तो तुम्हारा भाई आम तोड़ने बागीचे में नहीं जा रहा है। थोड़ा सा वाक्य लंबा हो गया है, इसमें अब आपको थोड़ा सा बता देते हैं
कि यहाँ पे देखिए क्रिया क्या है, तो यहाँ पे दो दो क्रिया आपको दिखेगी, एक तोड़ने ये भी वर्ब है आपका, और एक जा यानी जाना ये भी वर्ब है। तो इस वाक्य में दो वर्ब आ रहे हैं, तो लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो मुख्य क्रिया होगी उसके बाद ही रहा रही रहे आया होगा। तो यहाँ पे देखिए जा के बाद आ रहा है रहा रही, तो इसका मतलब जाना जो है क्या है, मुख्य क्रिया है, ये भी आपका वर्ब है। तो जैसे कि जब आप क्या पढ़ते हैं, वर्ब के प्रकार पढ़ते हैं, तो आप वहाँ पे देखते हैं कि वर्ब क्या होता है, दो प्रकार के, यानी एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, यानी वे क्रियाएं जो टेंस के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन करते रहते हैं, वही क्या कहलाते हैं, फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। यानी क्या कह सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब चेंज देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू टेंस आर सब्जेक्ट इज नोन एज फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, यानी ऐसे वर्ब जो क्या करते हैं, अपने रूप में परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी वह जिस रूप में बनाए गए हैं, जैसे बनाए गए हैं उसी रूप में हर टेंस में हर कर्ता के साथ प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब क्रिया है तो तोड़ने आया है, क्रिया में ना नेनी, तो जब आप नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाता है कि नॉन फाइनाइट वर्ब कौन कौन होते हैं, यानी इन्फिनेटिव होता है, जिरंड होता है और पार्टिसिपल होता है। तो इसको इन्फिनेटिव या जिरंड के रूप से आप बनाते हैं। तो जब क्रिया में ना नेनी आ जाता है, यानी जब क्या होगा, इसको भी देख लें थोड़ा सा, यानी जब क्या आएगा कि किसी क्रिया में क्या आ जाए, नानी, नानी को आप जानते ही हैं, ना नी ने, तो जब नानी ने आ जाए तो क्या करना होता है, यानी इस क्रिया से पहले आप इन्फिनेटिव में बदल देते हैं, यानी जो आपका ये वर्ब होगा उस वर्ब से पहले आप किसका प्रयोग कर देते हैं, टू का, यानी टू प्लस आपका वर्ब जब होता है तो ये बन जाता है क्या, इन्फिनेटिव बन जाता है। तो इसी को बोलते हैं इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, जब इसको लिखेंगे तो इससे पहले टू का प्रयोग कर लेना है, और इसको हमेशा कहाँ पे लिखेंगे, यानी मेन वर्ब के बाद। तो आप इसको अलग करके रख लें इतना, जैसे आपको कंफ्यूजन हो रहा है किसको बनाना है किसको नहीं। तो यहाँ पे देखिए तोड़ना क्रिया है और क्या तोड़ने, आम इसका ऑब्जेक्ट है, तो इनको आप अलग कर लीजिए, बाकी वाक्य को ट्रांसलेट कर लीजिए, इनको सबसे अंत में लिखना होगा। तो तुम्हारा भाई बागीचे में नहीं जा रहा है, तो किस प्रकार का वाक्य है, यानी यह निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता है, सबसे पहले तुम्हारा भाई, तो तुम्हारा भाई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कौन जा रहा है, यानी या कौन नहीं जा रहा है, तो तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे योर ब्रदर। तो यहाँ पे देखिए अब हमें क्या लगाना है, सहायक क्रिया इज एम आर। तो यहाँ देखिए कुछ लोग क्या कंफ्यूज होते हैं कि ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, तो देखते हैं कि यू के साथ आर का प्रयोग होता है, योर दिया है तो आर लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है इशारा कर रहा है किसकी ओर, ब्रदर, यानी तुम्हारा भाई, यानी भाई की बात कर रहा है, और भाई क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, इज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के अनुसार हमें सहायक क्रिया नहीं लगाना होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ आए हुए नाउन, यानी नाउन अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा, अगर नाउन प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा। तो योर ब्रदर इज, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, तो नॉट, अब क्या है क्रिया, जाना, तो जाना का क्या हुआ, गो, और इसमें आपको आईएनजी जोड़ देना है। तो योर ब्रदर इज नॉट गोइंग, अब टू कहाँ पे जा रहा है, गार्डन, गार्डन। अब हो गया तुम्हारा भाई बागीचे में नहीं जा रहा है, क्या करने, आम तोड़ने, तो जो आपका क्रिया क्या है, तोड़ना, तो तोड़ना यानी प्लक, और प्लक से पहले हमें इंफिनिटी बना देना है, तो टू प्लक हो जाएगा, टू प्लक मैंगो। तो क्या हो गया, योर ब्रदर इज नॉट गोइंग टू गार्डन टू प्लक मैंगो। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर लेंगे, और इन्फिनेटिव भी आपको बता दिए हैं कि अगर किसी क्रिया के अंत में ना ने नी, यानी हिंदी के वाक्य में अगर क्रिया में ना ने नी आ जाता है, तो जब हम उस क्रिया को लिखते हैं तो उससे पहले टू लगा लेते हैं, इसको इन्फिनेटिव में चेंज कर लेते हैं या जिरंड में चेंज कर लेते हैं। तो जिरंड में क्या होता है, आईएनजी का
प्रयोग होता है, यानी उस क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक जगह आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे इन्फिनेटिव रूप में ही लिखना बेहतर समझते हैं, ताकि आपको वाक्य के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। करा योर ब्रदर इज नॉट गोइंग टू गार्डन टू प्लक मैंगो, यानी तुम्हारा भाई आम तोड़ने बागीचे में नहीं जा रहा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, यानी निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेंगे। और चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन जो हो भी दूर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल, जैसे सीता अपना गृह कार्य नहीं कर रही है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि सीता अपना गृह कार्य नहीं कर रही है। तो टेंस आप पहचानने में तो कोई दिक्कत होगा नहीं। तो ये क्या है, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो आप निगेटिव के स्ट्रक्चर के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, सीता। कैसे पता करेंगे, क्रिया से पहले आप कौन से प्रश्न करना है, यानी कौन गृह कार्य नहीं कर रहा है, सीता। तो सीता क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट। तो सीता को सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, तो सीता। अब सीता के साथ हेल्पिंग वर्ब, सीता क्या है, एक वचन है। तो जो आपको बताए थे सिंगुलर नाउन होता है, यानी एक वचन वाले नाउन होंगे अगर कर्ता के रूप में। तो आपको पता ही है कि कर्ता के रूप में या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, या तो कोई क्लाज होता है। तो क्लाज वाली बात बाद में हम देखेंगे। यहाँ पे मुख्य रूप से दो चीजों पे ध्यान रखना है, किसको, नाउन या प्रोनाउन पे। तो सब्जेक्ट के रूप में ये नाउन है, और नाउन कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग होगा, इज का। तो सीता इज। अब इसके बाद आपको क्या लगाना है, नॉट। सीता इज नॉट। अब क्या कर रहा है कि गृह कार्य, यानी सीता इज नॉट डूइंग, यानी करना। तो डू मतलब करना, आईएनजी कर लेंगे, यानी आईएनजी वाले फॉर्म को इसमें अप्लाई कर देंगे। अब ऑब्जेक्ट है अपना गृह कार्य, तो यहाँ पे सीता, सीता क्या है, नाउन, यानी ये क्या है, नाउन है। अब सीता के साथ अपना अपनी की अंग्रेजी। तो आपको पता है कि क्या होता है कि प्रोनाउन जो होते हैं, प्रोनाउन के अनुसार ही अपना अपनी की जो पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है, उसे अपना अपनी के रूप में प्रयोग करते हैं। तो सीता के लिए हम किस प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, यानी सी का। सी के साथ अपना अपनी की अंग्रेजी हर, यानी सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, हर। तो यहाँ पे सीता इज नॉट डूइंग हर। अब गृह का, यानी हर होम वर्क। तो क्या कह रहा है कि सीता अपना गृह कार्य नहीं कर रही है, सीता इज नॉट डूइंग हर होम वर्क। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेंगे। तो ये था आपका, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव हम लोग कल पढ़ ही थे कि इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको सुविधा के लिए बताए थे कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है यस या नो टाइप्स, और दूसरा जो होता है आप देखे थे क्या, IW या WH टाइप। तो इस तरह से आप सबसे पहला टाइप्स देखेंगे, यानी यस या नो टाइप्स। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे पहला टाइप्स, यानी यस या नो टाइप्स। तो यस या नो टाइप्स पहले हम देखेंगे। तो यस या नो टाइप्स में आपको बताया गया था कि इस तरह के जो हिंदी के वाक्य होंगे वह हमेशा किससे प्रारंभ होंगे, क्या से प्रारंभ होंगे। यानी जो आपके हिंदी के वाक्य होंगे वह क्या से प्रारंभ होंगे। तो ये ध्यान रखना आपको कि हिंदी के वाक्य हमेशा किससे प्रारंभ होते हैं, क्या से। ठीक है। और इसको यस या नो टाइप्स कहने का क्या कारण है, इसे यस या नो टाइप्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस तरह के प्रश्नवाचक वाक्यों का जो जवाब होता है हम यस या नो में देते हैं, इस वजह से इसको यस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव कहते हैं।
तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर पहले इसका। तो बताए थे जब कोई भी वाक्य क्या होता है, यस या नो टाइप्स वाला इंटरोगेटिव होता है, तो उस टेंस का जो सहायक क्रिया है वह सहायक क्रिया पहले आ जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या इस्तेमाल हो रहा है, एस, एम और आर में से कोई। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने के बाद अब आपको क्रिया लिखना होगा। तो क्रिया का कौन सा फॉर्म है, चौथा यानी आईएनजी वाला। और इसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट और लास्ट में लिख देना आपको कंप्लीमेंट। और यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए यानी यस या नो टाइप्स इंटरोगेटिव को बनाने का जो स्ट्रक्चर है आपके सामने है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का चौथा फॉर्म ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। तो बहुत इजी है, एक बार आप स्ट्रक्चर को ध्यान से अगर देख लेते हैं तो इसी तरह से सारे टेंस के लगभग स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। बदलेगा क्या, हेल्पिंग वर्ब और क्रिया के फॉर्म चेंज हो जाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्या तुम पानी पी रहे हो, क्या तुम पानी पी रहे हो। तो सबसे पहले टेंस पहचान लेंगे, टेंस आपको पहचानने आ ही गया है। तो यहाँ पे देखें क्या तुम पानी पी रहे हो, तो सबसे पहले वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है, क्या से हो रही है। तो आपको मैंने बताया क्या कि क्या से प्रारंभ होता है कौन, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस यस या नो टाइप्स। तो क्या से प्रारंभ होगा, तो इस तरह के वाक्यों का जवाब हम हाँ या ना में देंगे, इसलिए इसको यस या नो टाइप्स कहते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे क्या तुम पानी पी रहे हो, और पी रहे होगे तो कहोगे यस, और नहीं पी रहे होगे तो नो। तो सबसे पहले इस तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए सहायक क्रिया यानी ईच, एम और आर में से कोई एक पहले आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगा, आर। और इसी आर को अब हमें क्या करना है, पहले ला देना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आर, यानी आपने सहायक क्रिया पहले लिख दिया, फिर सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यू। अब क्रिया यहाँ पे, तो पीना का क्या हो जाएगा, ड्रिंक, और इसमें क्या जोड़ देना है, आईएनजी जोड़ देना है। तो आर यू ड्रिंकिंग, अब ऑब्जेक्ट है क्या पी रहे हो, पानी यानी वाटर। तो हो गया क्या, आर यू ड्रिंकिंग वाटर, यानी क्या तुम पानी पी रहे हो। तो इस तरह से आप यस या नो टाइप्स के वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या लड़के कक्षा में शोर कर रहे हैं, क्या लड़के कक्षा में शोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी वाक्य किससे प्रारंभ है, क्या से, ये भी यस या नो टाइप्स है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, कौन शोर कर रहे हैं, लड़के। तो लड़के यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा, और लड़के क्या है, प्लुरल है, तो उनके साथ भी क्या होगा, आर पहले आ जाएगा, आर। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे आर बॉयज। अब क्रिया क्या है, शोर मचाना, यानी मेकिंग, मेक में आईएनजी जोड़ देंगे, मेकिंग अ नॉइज, कक्षा में, तो इन द क्लास। क्या हो गया, आर बॉयज मेकिंग और नॉइज इन द क्लास, क्या लड़के कक्षा में शोर मचा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आर द बॉयज, द क्यों नहीं लगा है, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई भी यानी
कॉमन नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो उसके पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब वह प्लूरल हो जाता है और फर्स्ट टाइम जब यूज होता है तो उसके पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन हम नॉर्मली क्या करते हैं, लिख देते हैं आर द बॉयज, लेकिन जो कि सही नहीं है। आप ध्यान रखेंगे। अब इसी लड़कों के बारे में अगर कोई आगे बात कही जा रही है तो एक बार जब इसको मेंशन कर लिए तो आगे इसके पहले अगर प्लूरल भी है तो हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल का प्रयोग कर लेते हैं। तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी यस या नो टाइप्स को ट्रांसलेट कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव में ही। तो इंट्रोगेटिव में देखेंगे सबसे पहले दूसरा टाइप, यानी पहला टाइप आपने देख लिया क्या, यस या नो टाइप्स। अब इसी में हम दूसरा टाइप देखने वाले हैं आई डब्ल्यू टाइप्स क्या होता है, जो कि आपको बताए हैं कि जिसको हम WH टाइप या IW टाइप के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो है प्रश्न करने के लिए यानी इंटरगेटिव वर्ड का प्रयोग यानी प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और इसको WH कहने का क्या तात्पर्य है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, तो देखते हैं कि हम मैक्सिमम जो इंटरगेटिव वर्ड होते हैं वो WH से शुरू होते हैं, तो इसलिए इसको WH टाइप भी कहा जाता है। तो इसका सेकंड टाइप हम देख लेते हैं, यानी WH या IW टाइप्स। तो देखिए जो यस या नो टाइप्स का स्ट्रक्चर था सेम वही स्ट्रक्चर यहाँ पे है, केवल जो IW है यानी इंट्रोगेटिव वर्ड यानी जिस शब्द के द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा उसी को पहले लिख देना है, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही है, इसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से इसको बनाएंगे। तो जैसे वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि ये भी वाक्य क्या है, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आप इसको आसानी से अब पहचान ही ले रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न पूछने के लिए एक शब्द जो है यानी कहाँ, यानी पूछा है कहाँ जा रहा है, यानी प्रश्न कर रहा है कौन सा शब्द, कहाँ। तो यही क्या है आपका इंट्रोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द है। तो सबसे पहले जब हम इस वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे तो कहाँ की को ही लिखेंगे यानी IW को ही लिखेंगे। तो कहाँ के लिए सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, वो है। अब इसके बाद हमको क्या लगाना है, सहायक क्रिया इज या मारने से, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है, वह के साथ किसका प्रयोग होगा, इज, तो इज यानी वेयर इज ही। अब क्रिया क्या है, यानी जा यानी जाना यानी गो, और इसमें क्या जोड़ देंगे, ING जोड़ देंगे। तो वेयर इज ही गोइंग, यानी वह कहाँ जा रहा है, तो वेयर ही गोइंग। तो इस तरह से आप IW टाइप्स को भी क्या करेंगे, ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए इसमें एक एग्जांपल और देखते हैं। थोड़ा सा हट के देखते हैं, कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा है, तो कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे कौन से जब किसी वाक्य में प्रश्न किया जाता है तो उस वाक्य में कर्ता का लोप हो जाता है, क्योंकि कौन से प्रश्न करने पे ही कर्ता का पता चलता है। तो इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले वाक्य की शुरुआत हु से करेंगे और इसमें सब्जेक्ट जो है नहीं दिया रहेगा, यानी पता चलेगा सब्जेक्ट का कि कौन तुम्हें पढ़ा रहा है, तो जो पढ़ाने का काम कर रहा है वही क्या होगा, कर्ता होगा। तो सबसे पहले कौन के लिए हु का प्रयोग आपको करना है, यानी हु। अब यह सिंगुलर का बोध कराता है तो इसके साथ इज, यानी हु इज। अब क्रिया क्या है, पढ़ाना, तो पढ़ाना का टीच और टीच में ING जोड़ देंगे, तो हु इज टीचिंग। अब किसको, यानी तुम्हें, और यहाँ पे देखो अंग्रेजी, यानी एक ही वर्ब के दो दो ऑब्जेक्ट हैं। तो देखिए दो ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखते हैं कि यह जो ऑब्जेक्ट होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी इसको बोलते हैं DO,
और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आईओ यानी डीओ और आईओ यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा का आपको ध्यान देना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो कर्म होते हैं उनको ध्यान देना है। तो कौन डायरेक्ट होता है कौन इनडायरेक्ट होता है इसको ध्यान देना है। तो देखिए आपको मैं शुरू में बताया था कि अगर किसी वर्ब में यानी कोई क्या है क्रिया है, यानी इस वर्ब में अगर हम क्या करें क्या से प्रश्न करें या किसको से प्रश्न करें, दो चीज आपको बताया गया था। तो अगर इस वर्ब में हम क्या करेंगे इनसे प्रश्न करेंगे यानी किसको से प्रश्न करें या क्या से प्रश्न करें इसमें, तो अगर उत्तर मिलता है कोई यानी कोई आंसर आपको मिलेगा, इससे करेंगे तो इसका भी कोई आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो यही उत्तर क्या कहलाता है आपका, यानी जो जवाब आपको मिल रहा है यही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट होगा और ये भी क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि दो दो ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन डायरेक्ट होगा। तो देखिए यानी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, तो जो आपका ऑब्जेक्ट यानी क्या से प्रश्न करने पे जो ऑब्जेक्ट आता है वो हमेशा क्या आएगा नॉन लिविंग आ जाएगा। क्या आएगा नॉन लिविंग थिंग आएगा। यानी क्या से प्रश्न करने पे जो उत्तर मिलेगा वो हमेशा क्या होगा नॉन लिविंग थिंग, और इसी को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कर्म के रूप में जब क्या होगा कोई नॉन लिविंग होगा, और किसको से प्रश्न करने पे लिविंग का पता चलता है, जो ऑब्जेक्ट आएगा वो क्या होगा लिविंग होगा। और इसको क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो याद करने का क्या तरीका है कि इनडायरेक्ट को कैसे याद रखें, हम भूल जाता है कि कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट। तो देखिए यानी सजीव यानी हम मान लो इंसान जो होते हैं सजीव होते हैं, तो अगर इंसान को कोई काम करने के लिए बोला जाता है तो वह इंसान किसी काम को क्या करता है इनडायरेक्ट रूप से करता है। जैसे आपको बोले कि चले जाओ और यहाँ पे काम है, तो आप जरूरी नहीं है कि एकदम सीधे जाके वहीं पे काम जाओगे काम करने, बीच में कहीं ना कहीं हमारे काम को क्या करोगे इनडायरेक्ट कर दोगे। तो इंसान यानी लिविंग जो होगा वह क्या होगा यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो यानी नॉन लिविंग थिंग होंगे वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की श्रेणी में आते हैं। तो जब एक ही वर्ग के दो दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो सबसे पहले किसको लिखा जाएगा यानी लिविंग को, यानी कहने का मतलब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है नॉन लिविंग थिंग है। तो जब पूछा गया भैया वर्ब के साथ कौन रहेगा, तो अब जो नॉन लिविंग थिंग था वो बेचारा तो अपना पक्ष नहीं रख पाया कि हम रहेंगे। तो जो लिविंग है यानी लिविंग वाला चिल्लाने लगा कि नहीं नहीं क्रिया के पास हमें रहना है, क्योंकि वो जीवित है तो भैया अपना अधिकार दिखा गया। तो अब क्या हुआ कि यानी अब इसको आप याद रख लेंगे कि हमेशा जब दोनों ऑब्जेक्ट होंगे यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट अगर किसी क्रिया के कर्म के रूप में प्रयोग हो यानी दोनों आए हों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यानी लिविंग वाले को लिखते हैं और उसके बाद नॉन लिविंग को लिखते हैं। लेकिन ये हुआ कि भैया ये तो नर्थ हो गया, क्योंकि यह तो अपने अधिकार के लिए कह दिया कि हम रहेंगे और नॉन लिविंग वाला बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाया। तो फिर क्या हुआ इसके पक्ष में भी लोग खड़े हुए, इसको भी वोटिंग किए नहीं भैया ऐसा है कि इसको भी मौका दो कभी कभी रहने के लिए किसके करीब यानी वर्ग के करीब। तो ये तो जिद पे अड़ गया कि नहीं हमको नहीं जाना है हम तो यहीं रहेंगे, कौन यानी जो इनडायरेक्ट यानी लिविंग थिंग था। तो उसको लालच दिया गया कि भैया ठीक है अगर तुम वर्ब से थोड़ा सा दूर चले जाओगे यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद चले जाओगे तो तुम्हें लॉलीपॉप दिया जाएगा। लॉलीपॉप समझ रहे हैं, यानी उसको प्रीपोजिशन दे दिया गया कि अगर तुम क्या होगे यानी डायरेक्ट के ऑब्जेक्ट के बाद अगर लिखे जाओगे तो तुम्हारे पहले क्या होगा यानी प्रीपोजिशन टू या फॉर का प्रयोग होगा, तुमको एक लॉलीपॉप दे दिया गया और ये खुश हो गया, कहा ठीक है चलो जब हम जाएंगे तो हमें लॉलीपॉप चाहिए। तो कभी कभी आपको आ जाता है चेंज द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह से ऑब्जेक्ट के ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं, यानी इनडायरेक्ट को पहले जो लिखा जाता है उसको बाद में, या डायरेक्ट को जो बाद में लिखा जाता है उसको पहले लिख लिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनडायरेक्ट को ही लिखेंगे। तो हु इज टीचिंग, अब यहाँ पे देखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हें, तो यू। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश।
तो हु इज टीचिंग यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। तो हु इज टीचिंग यू इंग्लिश या हु इज टीचिंग इंग्लिश टू यू, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप IW टाइप के वाक्यों को क्या करेंगे, ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए अब लास्ट इसमें हम देखेंगे, थोड़ा सा ज्यादा गोजा पाती हो गया है, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब इंटरोगेटिव के बाद आ जाते हैं हम लोग क्या, इंटरोगेटिव निगेटिव, और फिर इंटरोगेटिव निगेटिव के बाद हमारा क्या होगा, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब बात करते हैं इंटरोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, तो यानी ये क्या होता है, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो इनका स्ट्रक्चर आप देखेंगे, इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है आपको। तो सबसे पहले यानी यस या नो टाइप जो है उसको देख लेते हैं। यस या नो टाइप्स का निगेटिव कैसे बनाएंगे। तो यस या नो टाइप्स बनाने के लिए आपको पता ही है कि सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप क्या इस्तेमाल करना है, इज, एम और आर। इसके बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। अब निगेटिव है तो यहाँ पे आपको क्या लगा देना है, नॉट। अब इसके बाद क्रिया, तो क्रिया कौन से फॉर्म में होगी, ING वाले फॉर्म में, यानी चौथे फॉर्म में। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको कॉम्प्लीमेंट देना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो इस तरह से आपका क्या होगा, यह यानी यस या नो टाइप्स का निगेटिव बन जाएगा, यानी इंटरोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। क्या वह हिंदी नहीं पढ़ रहा है। तो क्या क्या कर रहा है कि क्या वह हिंदी नहीं पढ़ रहा है। तो आपकी शुरुआत क्या से हो गई, यानी जब क्या से होता है यस या नो टाइप्स, और इसमें नहीं दे दिया है तो निगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किसका, यस या नो टाइप्स का। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले सहायक क्रिया को लिखना है। देखिए कर्ता क्या है, वह, और वह के साथ सहायक क्रिया क्या लगती है, इज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज को लिख लेंगे। और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही, तो इज ही। इसके बाद आपको एडवर्ब ऑफ निगेशन यानी नॉट का प्रयोग करना है। अब क्रिया क्या है, पढ़ना, पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड, और उसमें क्रिया में ING जोड़ देंगे। क्या होगा, इज ही नॉट रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी, तो हो जाएगा हिंदी। तो इज ही नॉट रीडिंग हिंदी, क्या वह हिंदी नहीं पढ़ रहा है। तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, यानी आप देख रहे हैं क्या अंतर, देख रहे हैं क्या अंतर है, कुछ नहीं। जो यस या नो टाइप्स का इंट्रोगेटिव आप पढ़े थे सेम वही चीज है, केवल सब्जेक्ट के बाद क्या बढ़ गया है, नॉट को बढ़ा दिया गया। यानी जो यस या नो टाइप्स का जो स्ट्रक्चर आप क्या किए थे, बनाए थे, वही स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। बस अंतर क्या है कि निगेटिव होने पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। यानी अगर हम बात करें तो जो नॉट है यह वर्ब से पहले इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इधर से देखेंगे तो सब्जेक्ट के बाद ही है, क्योंकि यह एडवर्ब ऑफ निगेशन है, तो इसे वर्ब से पहले इस्तेमाल होता है। तो इज ही नॉट रीडिंग हिंदी, क्या वह हिंदी नहीं पढ़ रहा है। अब आते हैं IW टाइप का भी देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो एक एक एग्जाम्पल ही लेते हैं। अब IW टाइप की बात करें तो IW टाइप का निगेटिव कैसे बनेगा, तो सेम ही चीज आपको इस्तेमाल करना है। बस थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पे शुरू में आपको क्या बढ़ा लेना है, IW,
और बाकी जो ऐसी चीज़ें हैं सारी चीज़ें वही हैं, उसमें कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे वह जंगल क्यों नहीं जा रहा है, वह जंगल क्यों नहीं जा रहा। तो आप देखिए प्रश्न पूछने के लिए यानी प्रश्नवाचक शब्द यानी आई डब्ल्यू यानी इंटरोगेटिव वर्ड का प्रयोग किया गया, क्यों का, ठीक है, और उसके साथ में नहीं शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है। तो सबसे पहले जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आई डब्ल्यू यानी इंटरोगेटिव वर्ड जो है यानी क्यों, क्यों को हम सबसे पहले लिखेंगे। तो क्यों के लिए हमें क्या कर देना है, वाई लिख देना है, ठीक है। इस पर सहायक क्रिया इज एम आर में से तो देख रहे हैं करता हुआ है, तो वह के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे, इज का। उसका सब्जेक्ट लिखना है ही। अब इसके बाद आपको नॉट लगा देना है। और क्रिया, क्रिया है जा, जा का मतलब जाना है यहाँ पे, और इसमें आईएनजी लग जाएगा। तो व्हाई इज ही नॉट गोइंग, अब कहा जा रहा है, टू फॉरेस्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हाई इज ही नॉट गोइंग टू फॉरेस्ट। तो इस तरह से आप जितने भी आई डब्ल्यू टाइप के निगेटिव होंगे सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट बढ़ा लेंगे। स्ट्रक्चर जो आई डब्ल्यू का इससे पहले हम लोग देखे थे सेम वही स्ट्रक्चर है, केवल यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ा दिया गया, क्योंकि ये निगेटिव है तो निगेटिव में ये नॉट यहाँ पे बढ़ा हुआ है। तो देखिए मुख्य रूप से क्या याद रखना है आपको, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आप अगर लर्न कर लिए, अफर्मेटिव का आपको स्ट्रक्चर पता हो गया, तो उससे निगेटिव बदलने के लिए सहायक क्रिया के बाद नॉट बढ़ा देंगे। यानी जो आप अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखेंगे तो उस स्ट्रक्चर में जहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगाएंगे तो वह निगेटिव के स्ट्रक्चर में बदल जाएगा। तो एक से दूसरा याद हो गया। ऐसे ही आई डब्ल्यू टाइप या यस या नो टाइप्स का स्ट्रक्चर आपको याद है। अगर यस या नो टाइप्स का आपको याद है तो शुरू में आई डब्ल्यू बढ़ा देंगे तो वह आई डब्ल्यू टाइप्स का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऐसे ही अगर निगेटिव करना है तो जो यस या नो टाइप्स का स्ट्रक्चर था और जहां पे आप सब्जेक्ट लिखते थे उसके जस्ट बाद नॉट बढ़ा देंगे तो आई डब्ल्यू टाइप का निगेटिव हो जाएगा। और यस या नो टाइप्स का भी यह निगेटिव हो जाएगा, केवल आपको सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, नॉट बढ़ा देना है। तो दोनों का स्ट्रक्चर यानी यस या नो टाइप्स का स्ट्रक्चर और आई डब्ल्यू टाइप का स्ट्रक्चर सेम है। थोड़ा सा अंतर है कि अगर आई डब्ल्यू टाइप्स होगा तो शुरू में आई डब्ल्यू होगा, अगर केवल यस या नो टाइप्स है तो वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई होगी। तो चार स्ट्रक्चर केवल दो ही आपको अच्छे से याद रखने हैं। एक आपके अफर्मेटिव का पता चला आप नेगेटिव बना लेंगे, और एक इंटरगेटिव का है तो इंटरगेटिव से इंटरगेटिव नेगेटिव आसानी से बना लेंगे। और यही स्ट्रक्चर हर टेंस में प्रयोग होगा, केवल बस आपको बदलना क्या होगा, सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब यानी अकॉर्डिंग टू टेंस, और क्रिया के फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस यानी फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। तो इस तरह से आप आज के क्लास में जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखें, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बनाने के जो रूल थे वे रूल हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है आज का क्लास अच्छा लगा होगा, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अच्छे से पहचान पा रहे होंगे और उन्हें ट्रांसलेट कर पा रहे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।